संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। आज हम कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता ग्रामश्री का अध्ययन करेंगे। तो आइए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नाम से जाना जाता है। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे सुमित्रा नंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला हुआ है। सन 1977 में उनका देहावसान हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समृद्ध किया। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कहा जाता है। ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है यह कविता। ग्रामश्री। अभी तक हमने देखा है जो श्री शब्द है वो नाम से पहले लगता है, जैसे श्री राम, श्रीमती, श्रीमान जी, लेकिन यहाँ ग्राम के बाद श्री लगा हुआ है। ये सौभाग्य का सूचक है, अर्थात ग्राम देवता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, अर्थात खेतों में दूर तक मखमली कोमल कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, जिस हरियाली से सूर्य की किरणें, रवि अर्थात सूर्य की किरणें चांदी की सी उज्ज्वलता के साथ लिपटी हुई हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, और घास फूस के हरे हरे तिनकों पर, उनके शरीर पर ऐसा लग रहा है कि हरा हरा रुधिर, हरा हरा रक्त झलक रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक, और श्यामल सांवले पृथ्वी के तल पर जो नीला फलक है, नभ का चिर निर्मल नील फलक,
जो आकाश का नीला फलक है वो झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात खेतों में दूर तक मखमली, कवि कहता है कि खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। उस पर सूर्य की किरणें ऐसे लिपटी हुई हैं मानो चांदी की कोई सुशोभित उज्जवल जाली लिपटी हो। हरे हरे तिनके धूप में ऐसे हिल रहे हैं जैसे उनके हरे हरे अंगों में हरा हरा खून भरा हो। हरियाली से भरी पूरी धरती पर आकाश का स्वच्छ नीला आंचल छाया हुआ है। आगे चलते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लोहरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। रोमांचित सी लगती वसुधा, संपूर्ण जो वसुधा है, धरती है, वो प्रसन्न लगती है, रोमांचित लगती है। आई जो गेहूं में बाली, और अब जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। हरी भरी फसलें हैं, जौ और गेहूं में बाली आ रही है। अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, अरहर और सन की जो फलियां हैं उनके अंदर जो बीज हैं वो सोने की कणकती के समान, करधनी के समान शोभाशाली प्रतीत हो रही हैं। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, और सरसों पीले पीले फूलों से फल फूल रही है। उसमें से सरसों के तेल की गंध भी, सुगंध भी सब और उड़ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और लो अब हरी भरी धरा से जो अलसी है, तीसी अलसी के लिए आया है, नीली नीले फूलों वाली जो अलसी है वो भी नीलम की कली के समान हरी भरी धरा से झांक रही है। अर्थात कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो धरती प्रसन्नता से पुलकित है, रोमांचित हो उठी है। रोमांच के रूप में उसके शरीर से गेहूं और जौ की बालियां उगाई हैं। अरहर और सन की जो सुनहली फलियां हैं वो ऐसे सुशोभित हो रही हैं मानो वो पृथ्वी की कमर पर बंधी हुई सोने की करधनी है, कणकती है। सरसों की पीली पीली जो फसलें उगाई हैं उनसे निकलने वाली खुशबू में तेल की महक आ रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को देखने के लिए मानो नीलम की कलियां जैसे अलसी के नीले फूलों की तरह झांकने लगी हैं। नीलम की जो कलियां हैं अलसी के नीले फूलों के समान झांक रही हैं। आगे चलते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाई बीज लड़ी, फिरता है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रिलमिली अर्थात मिली जुली, छिमियां फलियां, वृंत डंठल हैं यहाँ पर। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग बिरंगे फूलों में मिलजुल करके जो मटर हैं, मटर रूपी जो सखियां हैं, सहेलियां हैं, वो खड़ी खड़ी हंस रही हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाई बीज लड़ी, और मखमल की पेटियों के समान वो अपनी फलियों में बीजों को छिपाए खड़ी हुई हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, और रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे फूलों पर फिर रही हैं, उनका मकरंद ले रही हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर, और ऐसा आभास होता है कि खुद फूल ही, स्वयं फूल ही एक वृंत से दूसरे वृंत पर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं। अर्थात कवि कहता है कि खेतों में चारों ओर अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, उनके बीच उनसे मिली हुई मटर की फसलें भी ऐसी लग रही हैं मानो वो अनेक सहेलियां खड़ी खड़ी हंस रही हों। ये मटर की फलियां मखमली पेटियों के समान लटक रही हैं, जिनमें बीजों की लड़ी दिखाई पड़ रही है। अनेकों रंगों के सुंदर फूल सजे हुए हैं और उन पर तरह तरह के रंगों की तितलियां उड़ रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे रंग बिरंगे फूल ही
प्रसन्नता पूर्वक एक सिरे से, एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। आगे चलते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, अब चांदी और स्वर्ण की मंजरियों से लद गई आम्रतरु की डाली, अर्थात आम के पेड़ों की जो डालियां हैं वो चांदी और स्वर्णिम आभा वाली बौर से लद गई हैं। मंजरियां, आम में जो बौर आता है उसके लिए मंजरी शब्द आया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, और अब पतझड़ सा आ गया है। ढाक और पीपल के जो पत्ते हैं, दल हैं, वो झड़ रहे हैं और कोयल भी अब मतवाली हो चली है। कोकिला, कोयल। महके कटहल मुकलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, कटहल महकने लगी है, जामुन, अधखिला जो जामुन है अपनी आभा दिखा रहा है। जंगल में जो झाड़ी बेर है, झरबेरी है, वो भी बेरों से भर गई है, वो भी झूलने लगी है। जब पौधों में, पेड़ों में फल लगते हैं तो वो झुक जाते हैं और हवा चलती है तो झूलने लगते हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। अब आड़ू, नींबू, अनार, दाड़िम, अनार, ये फल, और आलू, गोभी और बैंगन और मूली, ये सब्जियां सब फल फूल रही हैं। अर्थात कवि कहता है कि अब तो आम के पेड़ की डालियां सुनहले और रूपहले बोरों से लद गई हैं। पतझड़ ऋतु आ गई है। ढाक और पीपल के पेड़ों से पत्ते झड़ने लगे हैं। कोयल मस्त होकर कूक रही है। मतवाली हो गई है वो। कटहल का पेड़ महक उठा है। अधखिले जामुन उगाए हैं। जंगल में झाड़ी बेर, झरबेरी बेरों से लद गई है। आड़ू, नींबू, अनार आदि फलों के साथ साथ आलू, गोभी, बैंगन, मूली आदि सब्जियां भी भरपूर मात्रा में पैदा हो रही हैं। आगे चलते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लहले पालक महमे धनिया, लौकी और सैम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। आपने भी देखा होगा अमरूद जब अधिक पक जाते हैं तो उनमें लाल लाल सी चित्तियाँ पड़ जाती हैं। देखो कितनी बारीकी से सूक्ष्म निरीक्षण किया है कवि ने। मनोहारी वर्णन हुआ है कविता में। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पीले पीले मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लगी हैं, निशान बनने लगे हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, और सोने की सी आभा वाले सुनहले सुनहले बेर, मीठे मीठे मधुर मधुर बेर अब पक गए हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी। अमली अर्थात आंवला। आंवले से पेड़ों की जो डालियां हैं वो झूम उठी हैं, जड़ गई हैं, क्योंकि टहनी पर ही आंवले के फल लगते हैं। लहल है पालक महमे धनिया। पालक लहलहा उठा है, धनिया अपनी महक छोड़ रहा है। लौकी और सैम फली फैली। लौकी और सैम की जो बेलें हैं वो फैल गई हैं, उनमें बहुत सारी फलियां, फल लग रहे हैं। सैम में फलियां आ रही हैं और ये बड़ी बड़ी बेलों के रूप में बढ़ रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और मखमल के समान जो टमाटर हैं अब वो लाल लाल होने लग गए हैं, और मिर्चों की जो गुच्छा है, मिर्चों का जो गुच्छा है वो बड़ी हरी थैली के समान दिखाई पड़ने लगा है। झुग्गे के रूप में मिर्चें आती हैं। अर्थात कवि कहता है कि अब अमरूदों में पीले और मीठे, अमरूद के जो फल हैं वो पीले और मीठे हो गए हैं, उन पर लाल लाल निशान पड़ गए हैं। बेर भी पककर मीठे और सुनहले हो गए हैं। आंवलों के पेड़ों की डालें भर गई हैं, आंवले से लद गई हैं। पालक की खेती लहलहाने लगी है, धनिया महकने लगा है। लौकी और सेम की फलियां लगकर चारों ओर फैल गई हैं। टमाटर मखमल की तरह लाल हो गए हैं। मिर्चों के गुच्छे एक बड़ी हरी थैली के समान उगाए हैं।
आगे चलते हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। बालू के सांपों से अंकित, रेत जो है, बालू रेत, गंगा के तट की जो रेत है उस पर जो लाइनें बनी हैं वो सांपों की तरह दिखाई पड़ रही हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा की जो 7 रंगों वाली रेत है। भाई गंगा के कवि यहाँ कह रहा है कि गंगा की रेत अनेकों रंगों से सुशोभित है, 7 रंग हैं उसमें, और जो लाइनें हैं वो सांपों के समान दिखाई पड़ रही हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, सुंदर लगती सरपत, सरपत होता है सरकंडा, जो नरकुल या कहीं पर उसको नरकुल बोला जाता है या सरकंडा है, हम देसी भाषा में उसको झुंडा भी बोलते हैं, जिससे रस्सी भी बनती है। सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, और गंगा किनारे जो सरकंडों की छाई हैं, परछाई हैं, उनकी कतार है वो सुंदर लगती है, और गंगा के तट पर जो तरबूजों की खेती है वो बहुत ही अच्छी लगती है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और देखने में आता है कि बहुत सारे बगुले अपनी उंगली से, पैर की जो उंगली है उससे अपनी कलंगी को संवार रहे हैं, सर को खुजला रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, तिरते हुए जल में, सुरखाब जो पक्षी है, चकवा पक्षी है, सुरखाब चकवे को बोला जाता है। सुरखाब, तिरते जल में सुरखाब, जल में सुरखाब चकवा पक्षी तैर रहा है, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, पुलिन किनारे पर, और गंगा के किनारे पर मगरोठी एक छोटी जो सुनहली चिड़िया है वो सोती हुई दिखाई पड़ रही है। अर्थात कवि कहता है कि गंगा की रेत अनेकों रंगों से सुशोभित है, उसके किनारे रेत में बनी हुई टेढ़ी मेढ़ी जो आकृतियां हैं, अंकित जो अंकन हुआ पड़ा है वो उस पर सांपों के चलने के निशान बने हुए हों ऐसा दिखाई पड़ रहा है। गंगा के किनारे पर जो नरकुल है अर्थात सरकंडे के पौधे छाए हुए हैं, गंगा की रेती में तरबूजों की खेती हो रही है, आसपास जो बगुले हैं वो विचरण कर रहे हैं, वे अपने पैरों की उंगलियों को कलंगी पर इस तरह फेरते हैं मानो कंघी कर रहे हैं। चकवा पक्षी बहते हुए जल में तैर रहे हैं, किनारे पर मगरोठी जो छोटी चिड़िया है वो सोई हुई है। आगे चलते हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलव नव आच्छादन, निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन मन। हंसमुख, हंसमुख हरियाली हिम आतप, हिमातप, हिम माने बर्फ, आतप माने ताप, अर्थात सर्दी की धूप। हंसमुख हरियाली और सर्दी की धूप, सुख से अलसाए से सोए, और सुख में आलस अलसाए हुए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक स्वप्नों में से खोए। भीगी हुई अंधियाली में निसी की, निसी होती है रात्रि की, तारक स्वप्नों में से खोए, तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो सपनों में खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये जो गांव है ये पन्ने के डिब्बे के समान खुला हुआ दिखाई दे रहा है। मरकत पन्ना, हरे रंग का होता है पन्ना, उसके खुले हुए डब्बे के समान गांव दिखाई दे रहा है, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, जिस पर नीलम रूपी जो आकाश है वो आच्छादित है, छाया हुआ है। निरूपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। निरूपम जिसकी कोई उपमा न बने, हिमांत हिम का अंत, शीत ऋतु का अंत, शीत ऋतु का अंत होने जा रहा है और इसकी कोई उपमा नहीं बनती। स्निग्ध शांत, ये कोमल और शांत है। निज शोभा से हरता जनमन, और ये अपनी शोभा से जन के मन को हर रहा है।
अर्थात कवि कहता है खेतों में छाई हुई सूर्य की जो धूप है उसके कारण हंसती हुई दिखाई पड़ रही है। खेतों में जो हरियाली है वो सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई दिखाई दे रही है। सर्दी की धूप और हरियाली सुखपूर्वक सोते से लगते हैं। तारक सपनों में से खोए, तारे ऐसे लगते हैं जैसे वे सपनों में खो गए हैं। रात का अंधकार ओस के कारण भीगा भीगा सा प्रतीत होता है। तारे सपनों में खोए जान पड़ते हैं। हरियाली से भरा ये सुंदर गांव ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वे हरे रंग के रत्न पन्ने से बना हुआ खुला डिब्बा हो। शीत ऋतु की समाप्ति पर इस गांव में एक प्यार भरी अनोखी शांति छाई हुई है जिसकी कोई उपमा नहीं बनती। निरुपम हेमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जन मन। उपमा रहित शीत ऋतु के अंत में ये कोमल और शांत अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रहा है। कविता यहाँ पूर्ण होती है। प्रश्न अभ्यास हैं, हम प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? देखो, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? अंतिम पंक्ति में आया था हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन, निज शोभा से हरता जनमन। हाँ, प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? अभी हमने अंतिम पंक्ति में देखा निज शोभा से हरता जनमन, अर्थात गांव अपनी निज की शोभा से लोगों के मन को हर रहा है क्योंकि उसकी शोभा अनोखी है। खेतों में दूर दूर तक मखमली हरियाली फैली हुई है। सूरज की धूप चमक रही है। पृथ्वी प्रसन्न है। गांव खेतों में गेहूं, जौ, अरहर, सनई, सरसों बहुत सारी फसलें उगाई हैं। बहुत सारे आलू, गोभी, बैंगन, मूली, पालक, बहुत सारी सब्जियां, फल, आम, बेर, आड़ू, सब मीठे मीठे फल पैदा होने लगे हैं। इसलिए गांव को जन मन को हरने वाला कहा गया है। जन माने लोगों के मन को हरने वाला। दूसरा प्रश्न, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? यहाँ कविता में हमें दिखाई दिया शिशिर और वसंत के मध्य का जो मौसम है, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु के बीच का जो मौसम है उसके सौंदर्य का वर्णन है। इस मौसम में आमों पर बौर आते हैं, कोयल बोलती है, ढाक और पीपल के पत्ते गिर जाते हैं, चारों ओर बहुत रंगों के फूल खिलाते हैं, तितलियां फूलों पर मंडराती हैं, आलू, गोभी, पालक, धनिया, बहुत सारी फसलें, सब्जियां खूब लहलहाती हैं। इस ऋतु में प्रकृति में एक नवजीवन का संचार होने लगता है। इसलिए इस कविता में जो मौसम है वो शिशिर और वसंत के मध्य की ऋतु है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत होता है पन्ना। पन्ना एक रत्न को कहते हैं। रत्न है एक पन्ना, हरे रंग का होता है। और ये जो गांव की हरियाली है, गांव की हरियाली से हरा भरा जो माहौल है ये पन्ने के समान दिखाई पड़ रहा है। धूप में ये पन्ने की तरह चमक रहा है। इसी कारण कवि ने गांव को पन्ने से बने खुले डब्बे के समान बताया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के जो सुनहरे खेत हैं, सोने जैसी आभा वाले खेत हैं, कवि को ऐसे लगते हैं मानो धरती ने अपनी कमर पर सुनहरे रंग की घुंघरुओं वाली जो करधनी है, कणकती है, पहन रखी हो। अर्थात अरहर और सनई पर जो सुनहरे रंग की फलियां लगी हैं वो वायु में हिलकर, हवा से हिलकर के घुंघरुओं की भांति मधुर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। पांचवा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। गंगा तट की जो रेत है वो सांपों के चलने की तरह हवा से लहरदार चिन्ह बन गए हैं उस पर, और सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती हैं
तो वो अनेकों रंगों वाली, सतरंगे रंगों वाली दिखाई पड़ती है। यहाँ रेत का लहरदार होना और उसका सूर्य के प्रकाश से चमकना, ऐसा इन पंक्तियों का भाव है। ख, हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। हंसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए। धरती की जो हरियाली है वो धूप के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख सी लग रही है, मुस्कुराती हुई दिखाई पड़ रही है। सर्दी की धूप भी ठहरी हुई और शांत सी है। सर्दी की जो धूप है वो भी ठहरी हुई है, शांत है, उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों अलसा करके सुखपूर्वक सोए हुए हैं। हंसमुख हरियाली हिम आतप, हंसने वाली हरियाली, और हिम आतप, सर्दी की जो धूप है, दोनों अलसाए हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। छठा प्रश्न, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। यहाँ पर देखो, हिल हरित रुधिर रहा में है और रे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हिल हरित रुधिर रहा क्रम से है और रे की आवृत्ति होने से जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। हरे हरे शब्द में वर्ण शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ नहीं बदल रहा है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और तिनको का तन और रुधिर दिखाया गया है। तिनको का जो तन है उसमें रुधिर को दिखाया गया है, हरा रुधिर दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि रक्त तो मानव के अंदर होता है, मानव की तरह प्रस्तुत यहाँ पर तिनको को किया गया है। तो इन पंक्तियों में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। सातवां प्रश्न है, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में जो गांव है वो गंगा तट पर बसा हुआ गांव देवभूमि उत्तराखंड का गांव है, क्योंकि ये स्वयं उत्तरांचल में पैदा हुए थे और वहीं की देवभूमि उत्तराखंड का इन्होंने वर्णन किया है। आठवां प्रश्न है रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न है। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको ये कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो रचना और अभिव्यक्ति का है, आपको जैसा लगा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ऐसा जब आप करेंगे तो आपके अंदर रचना और अभिव्यक्ति की जो कौशल हैं वो विकसित होंगे। नवा प्रश्न है, आप जहाँ रहते हैं उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। तो आप कर सकते हैं अपने परिवेश का वर्णन। पाठेतर संक्रियता, पाठ से हटके। सुमित्रा नंदन पंत ने ये कविता चौथे दशक में लिखी थी। उस समय के गांव में और आज के गांव में आपको क्या परिवर्तन नज़र आते हैं, इस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा कीजिए। आप अपने परिवेश में समूह रूप में चर्चा कर सकते हैं। अपने अध्यापक के साथ गांव की यात्रा करें और जिन फसलों और पेड़ पौधों का चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।